हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कॉम्प्रेशन मेंबर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। इससे आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कॉम्प्रेशन मेंबर के न्यूमेरिकल्स किस तरह से अप्रोच करते हैं, किस तरह से सारे वैल्यूज ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्लास जो हम लोग कॉम्प्रेशन मेंबर के ही न्यूमेरिकल का रखेंगे, इस वाले क्लास और नेक्स्ट वाले क्लास के बीच में थोड़ा गैप रखेंगे, जिसमें आप लोग अपने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए डिफरेंट बुक से रिलेटेड। फिर आपको जो भी उसमें से डाउट आता है आप मुझे या तो कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज डैट सर के नाम से पेज है, उस पर आप जाके वहाँ मैसेंजर में आप मुझसे चैट करके आप वहाँ अपने प्रॉब्लम बता सकते हैं। फिर इन सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए और इससे डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को एक साथ कलेक्ट करते हुए नेक्स्ट वाला क्लास हम लोग रखेंगे कॉम्प्रेशन मेंबर में न्यूमेरिकल का, जो कि हमारा होपफुली फाइनल क्लास होना चाहिए। और उसके बाद जो उसमें थोड़े बहुत थ्योरी पोर्शंस बचे हुए हैं कि आपको स्प्लाइसेस क्या होते हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग एक छोटा सा एक नेक्स्ट क्लास रख करके उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको 2 न्यूमेरिकल क्लास और एक आपको स्मॉल थ्योरी क्लास में आपको कॉम्प्रेशन मेंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले ये एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको न्यूमेरिकल किस किस टाइप का आ सकता है कॉम्प्रेशन मेंबर में। पहला केस आपको आ सकता है जब आपको कोई कॉलम देगा, क्योंकि कॉलम एक कॉम्प्रेशन मेंबर होता है, तो वो कहेगा कॉलम है और इस कॉलम का कोई एक शेप दे देगा। जो भी शेप आपको कॉलम मेंबर में सुटेबल आएगा, जैसे कि या तो आपको आई सेक्शन आ सकता है एज अ कॉलम, या फिर आपको चैनल सेक्शन आ सकता है दोनों तरफ से कंबाइंड किया हुआ, इस तरह से भी आ सकता है। सिंगल चैनल भी कई बार यूज कर लेते हैं। तो या तो इस तरह से आपको कॉलम पूछ देगा कोई एक शेप के साथ, या तो फिर आपको स्ट्रट पूछेगा। तो कॉलम पूछेगा तो कॉलम कहीं भी हो सकता है, बिल्डिंग में हो सकता है, ब्रिज में हो सकता है, लेकिन स्ट्रट पूछेगा तो स्ट्रट इसका मतलब है ट्रस में हो सकता है। तो कॉलम जब पूछेगा तो कॉलम के केस में आपका जो इंपॉर्टेंट होगा वो होगा आपका इफेक्टिव लेंथ एल। वो आपको पता है कि आपको कॉलम का हम लोग जो टेबल डिस्कस किए थे, जिसमें आपको वन एंड फिक्स्ड रहता है, दूसरा एंड में आपको डिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन या पोजीशन रहता है, उसके हिसाब से आपको इफेक्टिव लेंथ इसमें निकालना होगा। सेकंड, जब आप स्ट्रट करेंगे तो स्ट्रट में आपको 2-3 टाइप्स आ जाएंगे। पहला आपको सिंगल एंगल स्ट्रट, और दूसरा आपको डबल एंगल स्ट्रट। सिंगल एंगल में भी कंटिन्यूस आ सकता है, डिसकंटिन्यूस भी आ सकता है, और डबल एंगल में भी सेम केस हो सकता है। तो इसके हिसाब से हम लोग लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किए थे कि आपका क्या कंडीशन होगा, 0.85 कब लेंगे, या फिर हम लोग स्मॉल एल इजिकल टू कैपिटल एल कब लेंगे, वो चीज आपको याद रखना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा। तो ये 2 टाइप्स के ही आपको न्यूमेरिकल बन सकते हैं कॉम्प्रेशन मेंबर से, कॉम्प्रेशन मेंबर एज अ स्ट्रट या फिर कॉम्प्रेशन मेंबर एज अ कॉलम। अब इसमें वो कई बार बिल्टअप कॉलम यूज कर सकता है, बिल्टअप सेक्शंस। तो बिल्टअप सेक्शन का प्रॉपर्टीज आपको देखना होगा, अगर वो आपके स्टील टेबल में ऑब्टेन रहता है या आपको स्टील टेबल ले जाने मिलता है तो आप स्टील टेबल से देख लेंगे। कई बार आपको क्या होता है, जैसे अभी हम लोग ये पहला क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, इसमें जो आपको वैल्यू दिया हुआ है SC140, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है, तो उसका वैल्यू आपको स्टील टेबल में नहीं मिलता है। तो वैसे में आपको IS 808 में आपको रॉड स्टील के सारे प्रॉपर्टीज गिवन है। तो अगर आपको IS 808 नहीं ले जाने देता है तो क्वेश्चन में आपको उसके जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज होते हैं, जो आपको न्यूमेरिकल पर्पस में आपके काम आने वाले हैं, वो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड रहेगा। या तो आपको कोड अलाउ करेगा ताकि आप प्रॉपर्टीज ले सके, या फिर आपको क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन रहेगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ए कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ SC140 हैज एन अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ 4 मीटर। इट इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड and restrained against rotation but not held in position at the other end. Determine the axial load this column can carry given। आपको ये एरिया दे दिया 4.24 × 10⁻³ mm², Rx दे दिया 58.9 mm और Ry दे दिया 2.1 mm। अब सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये SC140 है क्या। ये SC140 आपको SC जो है ये आपको एब्रीविएशन यूज किया जाता है। अगर आप IS 808 देखेंगे तो उसमें जैसे आप अगर ISLC यूज करते हैं तो उसका एब्रीविएशन LC यूज किया जाता है, ISMB यूज करते हैं तो उसका एब्रीविएशन MB यूज करते हैं। उसी तरह जब आप ISSC यूज करते हैं तो इसका एब्रीविएशन SC यूज किया जाता है। तो अब ये ISSC क्या होता है, तो ये क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर कॉलम। जब भी आप कॉलम, या तो देखिए आप चैनल यूज करेंगे तो आप C यूज करेंगे, तो ये आपको होता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल। लेकिन आप जब कॉलम यूज करेंगे, मतलब आप कॉलम का कोई पर्टिकुलर साइज तो आता नहीं है, आप जो बिल्टअप जो आपके जो मेंबर होते हैं रोल्ड स्टील सेक्शंस, जैसे कि आपका चैनल हो गया, या फिर जैसे कि आपका आई हो गया, या फिर आपके एंगल्स हो गए, और एंगल्स ही आपको कनेक्टेड है प्लेट्स के थ्रू। तो इस तरह से जो आपको बने हुए मेंबर्स होते हैं आप उसको ही कॉलम की तरह यूज करते हैं। अब ये जो आई सेक्शन है
ये बेसिकली बीम में ज्यादातर यूज होता है, लेकिन आप इसको कॉलम में भी यूज कर सकते हैं। तो जब आप इसको कॉलम में यूज करते हैं, तो अगर बीम में यूज करते हैं तो ये MB में कंसिडर होता है, मतलब मीडियम वेट बीम। लेकिन आप जब इसको कॉलम में यूज करते हैं तो फिर ये C से डिनोट होता है। तो अब इस केस में क्या कह रहा है, स्क्वायर कॉलम। स्क्वायर कॉलम का मतलब है कि ये जो आप आई यूज कर रहे हैं ये कुछ इस शेप का होगा कि इसका ये जो विड्थ ऑफ फ्लेंज है ये अगर आपका 140 है, तो ये जो आपका हाइट है ये भी 140 होगा। मतलब आपको बेसिकली जो ये 140 दिया था ये आपको हाइट होता है किसी भी सेक्शन का। तो जब आपको हाइट 140 है तो विड्थ ऑफ फ्लेंज भी आपका 140 होगा। तब जब आप इसको कॉलम में अगर आप यूज करेंगे तो आपको ये एक स्क्वायर शेप इस तरह से फील होगा। तो इसके लिए ये आपको दिया जाता है SC 140। जब भी आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि SC है मतलब स्क्वायर कॉलम है। अगर स्क्वायर कॉलम नहीं होता तो RC होता, तो रेक्टेंगुलर कॉलम होता। तो उस केस में आपको कोई एक साइज ज्यादा होता है, एक साइज आपको कम होता। तो उसके प्रॉपर्टीज आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, क्योंकि आपको शायद IS 808 नहीं ले जाने के लिए देगा एग्जाम में। तो इसलिए आपको वो वैल्यूज कहाँ से ऑब्टेन होंगे, तो वो आपको क्वेश्चन में ही ऑब्टेन होंगे, क्वेश्चन में ही आपको गिवन होगा। या नहीं तो ये ऐसा कर सकता है कि ISSC का आपको सारा प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे दे दे, उसमें से आपको ये 3 प्रॉपर्टीज आपको खुद चूज करना पड़ेगा। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो छोड़ सकता है कि आपको सारे प्रॉपर्टीज दे देगा, वेट दे देगा। ये एक्चुअली इस तरह से भी लिखा रहता है @33.3 kg पर मीटर। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दे देगा, वेट दे देगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा, RXX RYY, और आपको जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं सारे प्रॉपर्टीज दे देगा, ताकि स्टूडेंट उसमें से जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है वो ऑब्टेन कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द एक्सियल लोड दिस कॉलम कैन कैरी। अब एक्सियल लोड हम लोग जानते थे कि हम लोगों का P होता है। तो अब P निकालने के लिए हम लोग अगर यहाँ फॉर्मूला पहले लिख दें तो P = A × सिग्मा AC होता है। ठीक है, अब वो कंडीशन क्या दे रहा है कि SC 140 है, जिसका एरिया आपको 4.24 × 10³ mm² है। इसका मतलब आपको A तो मिल गया 4.24 × 10³ mm²। अब आपको एरिया पता चल गया है। अब आपको सिग्मा AC से पता करना है, तो उससे आपका P कैलकुलेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ 4 मीटर। अनसपोर्टेड लेंथ क्या होता है कि जैसे आपका ये एक फ्लोर है, यहां से आप एक कॉलम लगा रहे हैं दूसरे फ्लोर तक, और इसमें अगर आपको कहीं से अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ से भी एक बीम आके इस तरह से कनेक्ट हो रहा है, तो अगर ये बीम इसमें आके कनेक्ट हो रहा है तो फिर आपको ये वाला लेंथ हो जाएगा एक लेंथ, और ये वाला लेंथ हो जाएगा दूसरा लेंथ। तो अनसपोर्टेड लेंथ का मतलब वो होता है कि वैसा लेंथ जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन कहीं से नहीं आ रहा है। अब इसमें आपको ये ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, मतलब ये इस लेंथ को बीच में स्टॉप होने के लिए मजबूर कर रहा है, तो उस केस में आपका अनसपोर्टेड लेंथ ये वाला हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, तो अब आपको ये नहीं पता है कि ये बीम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अनसपोर्टेड लेंथ कंसिडर करते हैं कि हमारा जो फुल फ्लोर हाइट है उसका जो लेंथ है वो हमारा अनसपोर्टेड लेंथ है। मतलब 2 फ्लोर के बीच का जो आपका हाइट हो गया वो आपका 4 मीटर है। अब ये आपको टोटल हाइट है, अनसपोर्टेड का मतलब आप समझिए कि आपको टोटल लेंथ है। तो अब टोटल लेंथ है, तो अब ये किस तरह का कंडीशन है उसके हिसाब से आप अपना इफेक्टिव लेंथ अब कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको क्या निकालना है, सिग्मा AC निकालना है। तो अब आप यहाँ पे गिवन कंडीशन लिख लीजिए, स्पैन का लेंथ कितना है, स्मॉल l = 4 मीटर, ये यहाँ पे आपको गिवन है। अब आपको कंडीशन दिया हुआ, सिग्मा AC आप कैसे निकालते थे, उसके लिए आपको Fy पता करना पड़ेगा। तो आप एज्यूम करेंगे कि एज्यूम Fy = 250 Nm/mm²। अब आप जो टेबल देखते थे वो टेबल आपको Fy और लैम्डा पे डिपेंड करता था। तो अब आपको लैम्डा निकालने के लिए आपको L/R होता है। तो L/R में R तो आपको R मिनिमम पता है कि RX और RY में RY आपका R मिनिमम है, लेकिन आपको L अभी नहीं पता है क्योंकि L आपका अनसपोर्टेड लेंथ है और कुछ कंडीशन दिया हुआ है। तो कंडीशन दिया हुआ है तो हम लोग उस कंडीशन को अब एनालाइज करेंगे। कंडीशन कह रहा है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। मतलब जो एक एंड को हम लोग मानेंगे तो ये आपको पूरा फिक्स्ड किया हुआ है और इसमें आपको कोई रोटेशन भी नहीं है, मतलब ये फिक्स सपोर्ट है, ना यहाँ पे थीटा आएगा ना यहाँ पे डिफ्लेक्शन डेल्टा आएगा। ठीक है, एक एंड हो गया। दूसरा एंड कह रहा है रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। मतलब यहाँ पे आपको रोटेशन नहीं होगा, इस तरह से आपको सपोर्ट फिक्स्ड है, लेकिन ये सपोर्ट यहाँ पे नहीं होकर के यहाँ पे है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से कुछ इस तरह से आकर के आपका डायग्राम बनेगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये फिक्स्ड है तो इसमें आपको रोटेशन नहीं आ रहा है, थीटा नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्या हुआ है सपोर्ट ही मूव कर गया है, तो मतलब आपको पोजीशन को वो हेल्ड नहीं कर रहा है। तो इस वाले केस को हम लोग पढ़े थे,
तो इस वाले केस में L इज इक्वल टू 1.2L हो जाता था, ठीक है। तो अब आपका L कितना है, 4 मीटर है। तो आप अगर इसमें L निकालना चाहेंगे कैपिटल L, तो ये हो जाएगा आपको 1.2 इंटू 4 मीटर, तो ये हो जाएगा 4.8 मीटर। अब आपको L मिल गया इफेक्टिव, ये आपको L इफेक्टिव हो गया। अब आप जब लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा क्या होगा, L इफेक्टिव बाई R मिनिमम। L इफेक्टिव कितना है 4.8 मीटर, तो 4800 अगर हम लोग इसको mm में ले लेते हैं तो 4800 डिवाइडेड बाई R मिनिमम कितना है 32.1 mm, क्योंकि Rx में 58.9 है, Ry आपको कम है, तो 32.9 mm, सॉरी। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो लैम्डा कितना आ जाएगा 149.53। अब ये एक वैल्यू आ गया आपको लैम्डा का। अब आपको सिग्मा AC निकालना है। सिग्मा AC के लिए अब आप एक टेबल देखेंगे, जो टेबल हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, उसमें आपको लैम्डा के रिस्पेक्ट में और आपको Fy के रिस्पेक्ट में आपको एक टेबल गिवन था। अब आपका लैम्डा कितना आ रहा है 149.53। टेबल में आपको एक वैल्यू 149 से कम का 140 गिवन है और एक वैल्यू आपको 150 गिवन है उसके बाद वाला, मतलब इनके बीच में ही ये लाई कर रहा है। अब 149 के लिए अगर आप Fy 250 देखेंगे तो Fy 250 में 140 के लिए आपको वैल्यू गिवन है 51 और 150 के लिए वैल्यू गिवन है 45 आई गेस, ये वैल्यू आपको गिवन है बहुत बढ़िया से टेबल में। तो अब हम लोगों को 140 और 150 के बीच में मेरा लैम्डा लाई कर रहा है 149.53। तो अब हम लोग ये कर सकते हैं कि इस लैम्डा को हम लोग अगर रफ में निकालें तो हम लोग लैम्डा क्वेश्चन अगर हम अपने तरीके से सॉल्व करें तो आप इसको डायरेक्टली इंटरपोलेट कर सकते हैं। अगर आपको वो इंटरपोलेशन का मेथड आसानी से समझ में आता है तो आप उस डायरेक्टली इंटरपोलेट करके आप अपना वैल्यू जब तक के लिए निकाल लीजिए। तो लैम्डा क्वेश्चन हम लोगों का आ रहा है 149.53। अब हम लोग ये डिस्कस किए थे कि इसको हम लोग x1 रखेंगे, इसको हम लोग x2 रखेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये लैम्डा 1 हो जाएगा, ये लैम्डा 2 हो जाएगा। अब ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये हमको पता है। तो हम जब भी अपना सिग्मा AC निकालना चाहेंगे तो वो हम लोग माइनस करेंगे कुछ वैल्यू, क्योंकि 140 के लिए 51 है तो 149 के लिए 51 से कुछ कम वैल्यू होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अपना नाम दे देते हैं या डायरेक्टली वैल्यू रख देते हैं, ये 51, इसमें हम लोग माइनस करेंगे। अब माइनस हम लोग क्या करने वाले थे, हम लोग माइनस किए थे लास्ट क्लास में x1 माइनस x2, तो मतलब 51 माइनस 45 और इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था जिसमें ऊपर में था आपको लैम्डा क्वेश्चन माइनस लैम्डा 1। तो लैम्डा क्वेश्चन कितना है 149.53 माइनस लैम्डा 1 का वैल्यू कितना है 140 डिवाइडेड बाय हम लोग क्या कहते हैं लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, तो 150 माइनस 140। तो इस टोटल को सॉल्व कीजिएगा तो 51 माइनस ये 6 हो जाएगा, 6 इंटू ये हो जाएगा 9.53 डिवाइडेड बाई 10। तो जब इस टोटल को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा सिग्मा AC, तो ये हो जाएगा 45.28 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये जो लोग इंटरपोलेशन कर रहे होंगे अपने x और y के फॉर्मूला में पुट करके, वो भी इस तरह से आया होगा, उनका यही आंसर आना चाहिए 45.28। ठीक है, अब ये जस्टिफाइड है क्योंकि यहाँ देखिए 150 के लिए 45 वैल्यू था, अब आपका 150 से थोड़ा सा कम है 0.5, तो जब 0.5 कम है तो कुछ वैल्यू आपको 45 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि 51 से डाउन होकर आप 45 आ रहे हैं, तो ये 45.28 है, ये आपको देख करके भी आपको जस्टिफाइड वैल्यू लगेगा। अगर इस वैल्यू को इंटरपोलेट करने में अगर आप डेसिमल के बाद अगर एक दो वैल्यू आगे पीछे अगर हो जाते हैं, 0.28 नहीं आके किसी का 45.30 आता है या 29 आता है, तो भी वो आपको करेक्ट मान लिया जाता है। ठीक है, तो अब आपको सिग्मा AC मिल चुका है, तो आप P किस तरह से कैलकुलेट करते थे, A आप डायरेक्टली A ग्रॉस पुट कर देते थे, तो A आपका 4.24 इंटू 10⁻³ है और आपको सिग्मा AC आपका 45.28 है। तो ये आपको न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, ये आपको mm स्क्वायर में है, तो ये डायरेक्टली कट जाएगा और सिर्फ न्यूटन में आपको वैल्यू आएगा, तो ये आ जाएगा 191.987 किलो न्यूटन। अगर आप इसको डायरेक्टली निकाल देंगे किलो न्यूटन में तो ये 191.987 आपका वो एक्सियल लोड है जो ये कॉलम SC140 आपको कैरी कर सकता है। ठीक है, तो और अब इसका हम लोग स्लेंडरनेस रेशियो भी चेक कर चुके हैं, L/R आपको आ रहा था 149.53 जो कि आपको लेस था 180 से।
तो आपको ये भी सेटिस्फाइड हो गया। क्वेश्चन आपको कहता है एक्सेल लोड निकालने के लिए, आप एक्सेल लोड भी निकाल चुके हैं। तो इस टाइप का आपका जो क्वेश्चन है ये आपको इजी क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला में आपको ए गिवन है, आपको सिर्फ सिग्मा एसी कैलकुलेट करना था। सिग्मा एसी कैलकुलेट करने के लिए आपको इंटरपोलेशन करना था, और आपको इसमें इंपॉर्टेंट होता है ये इफेक्टिव लेंथ का आपको टेबल याद होना है। ये अगर टेबल याद नहीं होगा तो आप L इक्वल टू कितना 1.2 लेंगे या 1.5 लेंगे या 1 लेंगे, ये आपको याद नहीं रहेगा, तो आपका ये टोटल वैल्यू जो है वो रॉन्ग आ जाएगा। क्योंकि जब लैम्डा गलत निकलेगा तो आपका सिग्मा एसी का वैल्यू गलत निकलेगा, तो आपका पी गलत निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपको एक टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको कॉलम पूछा था डायरेक्टली। अब हम लोग करते हैं स्ट्रट से रिलेटेड क्वेश्चन। उसमें हम लोग देख लेते हैं कि डिस्कंटिन्यूअस स्ट्रट है या किस तरह का स्ट्रट है, उसका कंडीशंस क्या गिवन है, और सॉल्यूशन तो हम लोगों का एक ही होगा, क्योंकि एक बार हम लोग स्ट्रट को सॉल्व कर लेंगे कि कितना उसका इफेक्टिव लेंथ आ रहा है, उसके बाद हम लोगों को सिर्फ पी इक्वल टू ए इंटू सिग्मा एसी ही करना है। ठीक है, तो अब हम लोग वो वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। अब क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 है आपको स्ट्रट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सिंगल एंगल स्ट्रट ISA 50x50x6 of a roof truss is 1.06 meter long. It is connected by one rivet at each end. Determine the safe load this strut can carry. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिंगल एंगल स्ट्रट है, मतलब और सिंगल एंगल का आपको वैल्यू दिया हुआ है 50x50x6। अब अगर आपको स्टील टेबल ले जाने देता है तो आप स्टील टेबल ओपन करेंगे और आप इसका प्रॉपर्टी ले लेंगे। प्रॉपर्टी में क्या क्या लेंगे, आपको बेसिकली यहाँ लेना है, आपको पहला तो एरिया कि कितना होगा, तो वो आपको उसमें गिवन है 5.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम लोग उसको mm स्क्वायर में लेंगे तो 568 हम लोग mm स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया आपको इस ISA 50x50x6 का आपको एरिया। अब हम लोगों को दूसरा प्रॉपर्टी क्या चाहिए होता है, R मिनिमम चाहिए होता है। अब इसका आपको 4R का वैल्यू है, R एक्स R वाई जो इक्वल होगा क्योंकि इक्वल एंगल है, और R यू R वी आपको गिवन है स्टील टेबल में, तो उसमें से आप सबसे मिनिमम वाला जो आपका वैल्यू होगा वो आप ऑब्टेन कर लेंगे। तो इस केस में जो R मिनिमम है ये आपको R वी होगा, क्योंकि हम लोग एंगल जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे पहले वाले क्लासेस में, तो ये चीज हम आपको बताए थे कि हमेशा आपको जो एंगल इक्वल एंगल होगा तो उसमें जो आपका वी एक्सिस होगा जो आपको एंगल को कुछ इस तरह से क्रॉस करेगा, ये वाला जो आपका एक्सिस होगा ये हमेशा आपको मिनिमम होगा। तो आप स्टील टेबल में जाएंगे, RVV का वैल्यू देखेंगे। अब RVV का आपका वैल्यू ISA 50x50x6 के लिए आपको तीन वैल्यूज गिवन है, 1.51 R एक्स R वाई वाई है, RUU आपको 1.90 है, और RVV आपको 0.96 है। अब ये आपको सेंटीमीटर में, तो 0.96 सेंटीमीटर इसका मतलब है कि 9.6 mm, ये आपको हो गया R मिनिमम। अब आपको क्वेश्चन में स्पैन दिया हुआ है, स्पैन जो अनकनेक्टेड लेंथ होता है जिसको हम लोग अपना टोटल लेंथ बोलते हैं, वो आपका कैपिटल एल से हम लोग डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से नहीं करते हैं। तो ये हो गया आपको 1.06 मीटर। तो अब आपको जब इफेक्टिव लेंथ निकालना है स्मॉल एल, तो इफेक्टिव लेंथ क्या है, सिंगल एंगल स्ट्रट है और इट इज कनेक्टेड बाय वन रिवेट एट ईच एंड। ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि जब भी वन रिवेट होगा तो एल इज इक्वल टू कैपिटल एल हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 1.06 मीटर। अब हम लोगों को क्या निकालना है, परमिसिबल लोड निकालना जो वो कैरी कर सकता है, तो P इज इक्वल टू सिग्मा AC इंटू ए हम लोगों को पता है। अब सिग्मा AC निकालना है, सिग्मा AC के लिए हम लोगों को पहले लैम्डा निकालना होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू एल इफेक्टिव बाई R मिनिमम। तो एल इफेक्टिव कितना है 1.06, तो इसको हम लोग अगर mm में लेंगे तो 1060 mm डिवाइडेड बाई R मिनिमम 9.6, तो ये आ जाएगा आपको 110.42 लैम्डा का वैल्यू। अब आपको क्या करना है, इंटरपोलेशन करना है, तो आपको एक टेबल गिवन है, सेम टेबल अगर आपको जाना है और आपको उसको Fy के लिए और लैम्डा के लिए देखना है। तो अब आप कौन सा देखेंगे लैम्डा के लिए, 110.42 है, टेबल में जाएंगे तो आप देखेंगे 110 एंड 120 का आपको वैल्यू गिवन है। तो 110 से ज्यादा है, 120 से कम है, बीच में आपका वैल्यू राइट कर रहा है। तो 110 के लिए Fy 250 में आपको शायद वैल्यू 72 और 120 के लिए 64 गिवन है। ठीक है, ये आपको टेबल से चेक कर लेना है ये करेक्ट है कि नहीं ये वैल्यू, और अगर ये वैल्यू करेक्ट है तो आपको इसके हिसाब से सिग्मा AC जो है वो इंटरपोलेट करके निकाल लेना है। अब हम बार बार इंटरपोलेशन नहीं करेंगे, आप अपने आप, आपको इंटरपोलेशन का फॉर्मूला पता है, आपको दोनों तरह का फॉर्मूला पता है, जो हम भी कैलकुलेट करते हैं और जो आप मैथमेटिक्स में जानते हैं, तो आप कोई सा भी लगा करके आप यहाँ पे इंटरपोलेट करके अपना डायरेक्टली वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिग्मा AC हो रहा है 71.664 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आपको सिग्मा AC मिल गया, अब आपको क्या निकालना होता है, P निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से। A आपको पता है 568 mm स्क्वायर
मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा AC 71.664 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वैल्यू न्यूटन में आएगा, आप उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो P आ जाएगा 32.56 किलो न्यूटन। एक सिंगल एंगल जो एक सिंगल रिवेट के साथ कनेक्टेड होगा और स्ट्रट की तरह यूज होगा किसी ट्रस में, तो वो आपको 32.56 किलो न्यूटन तक का लोड कैरी कर सकता है। तो ये लोड आपको कौन सा लोड होगा? कॉम्प्रेसिव लोड। जो आप जब ट्रस एनालिसिस करते हैं, यहाँ लिखना नहीं है, जब आप ट्रस एनालिसिस करते थे और FBD बनाने के बाद आपको अगर किसी एक मेंबर में ये पता चल जाता था कि ये कॉम्प्रेसिव फोर्स आ रहा है 30 किलो न्यूटन का, तो आप उसके बाद का स्टेप आपका क्या होता था? आपको ये देखना होता था कि आप 30 न्यूटन कॉम्प्रेसिव के लिए यहाँ पे कौन सा मेंबर आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चूज किया आई से 50/50/6। अब आप 50/50/6 को चेक कर रहे हैं कि आपका ये कितना लोड कैरी कर सकता है, तो ये कैरी कर सकता है 32.56, मतलब ये 30 को कैरी कर लेगा। तो आप यहाँ लगा देते हैं कि 50/50/6 को आप यहाँ यू कनेक्ट कर लेते हैं और आप गसेट प्लेट में एक सिंगल रिवेट से आप उसको रिवेटेड कनेक्शन कर देते हैं। ये आपका प्रैक्टिकल नहीं है, बट यही आपका प्रोसेस होता है। जब आप ट्रस एनालिसिस करेंगे, जब कभी आगे जाके जब आप डिजाइन करेंगे, तो उसमें आपको रिवेट सिंगल नहीं यूज होगा, इतना कम लोड नहीं होगा, लोड ज्यादा होगा, आपको कनेक्शन भी बड़ा होगा, बट कॉन्सेप्ट आपको यही रहेगा। चाहे आप उसमें 10 नंबर ऑफ रिवेट्स प्रोवाइड कीजिए, चाहे आपको 4 एंगल को कनेक्ट करके एक आपको बिल्टअप सेक्शन बना के प्रोवाइड करना पड़ेगा, बट आपका कॉन्सेप्ट जो है, ये सीखने का मतलब यही है कि आप इस तरह से कॉम्प्रेशन मेंबर का कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आपका सिंगल, चाहे आपका एंगल स्ट्रट हो या फिर डबल एंगल स्ट्रट हो, उसका कॉन्सेप्ट आपका ऐसे ही रहेगा। तो आप लोग जो डबल एंगल स्ट्रट टाइप का क्वेश्चन होगा, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, वो आप लोग सॉल्व कीजिए। उसमें से आपका जो प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग एक कर लेते हैं डिजाइन का क्वेश्चन। तो इससे आपका क्या होगा कि ओवरऑल जितने टाइप्स के न्यूमेरिकल है वो सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, स्ट्रट इन अ रूफ ट्रस कैरीज एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑफ 180 किलोन्यूटन, डिजाइन अ सुटेबल डबल एंगल सेक्शन फॉर द कंप्रेशन मेंबर, the length of strut between center to center of intersection is 2.3 meter, assume yield stress equal to 250 newton per mm square, thickness of gusset plate is equal to 20 mm। इसका मतलब है कि आपको गसेट प्लेट का थिकनेस दिया हुआ है 20 mm। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिजाइन करने कह रहा है एक रूफ ट्रस जिसमें आपको डबल एंगल सेक्शन यूज हो रहा है और वो आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस उसका 2.3 मीटर, मतलब ये जो स्पैन के लेंथ में आएगा वो टोटल स्पैन का लेंथ अगले इंटरसेक्शन तक, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि अगर बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो वहां से 0 से स्टार्ट होता है, तो अगले इंटरसेक्शन तक का टोटल लेंथ है आपका 2.3 मीटर, मतलब आपका जो टोटल लेंथ है स्पैन का वो 2.3 मीटर है। ठीक है, अब वो कह रहा है आपको डिजाइन करने के लिए, तो कैपिटल L इज इक्वल टू 2.3 मीटर्स, ये पहला कंडीशन है। टोटल लोड P है आपको 180 किलो न्यूटन, जिसके लिए आपको डिजाइन करना है। अब कह रहा है डबल एंगल सेक्शन है, आपको फिगर में भी गिवन है और साथ में आपको थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट भी 20 mm का बता दिया है। अब डिजाइन करना है तो मतलब उस लोड के हिसाब से कितना का एंगल आएगा वो आपको बैक टू बैक प्लेस्ड है गसेट प्लेट के, ये तो आपको फिगर में गिवन है। अगर ये फिगर नहीं गिवन होता तो आपको क्या करना पड़ता? आपको सेम साइड जो अपोजिट होता है उसके लिए भी और गसेट प्लेट के बोथ साइड, जो अभी ये वाला केस है इसके लिए भी, दोनों के लिए डिजाइन करना पड़ता, जो आपके एग्जाम के वर्थ नहीं होगा, क्योंकि आप वो दो न्यूमेरिकल हो जाएगा अलग अलग। एक का डिजाइन करने में ही आपको 15-20 मिनट्स लग जाता है, आपको वो दो दे देगा तो आप सॉल्व उसको एक लिमिटेड टाइम में नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको डायग्राम में या क्वेश्चन में किसी एक में ये कंडीशन जरूर बता देगा कि वो गसेट प्लेट के सेम साइड में है या ऑपोजिट साइड में है। यहाँ क्वेश्चन में नहीं बताया तो यहाँ डायग्राम आपको गिवन है। ठीक है, अब कह रहा है डिजाइन करने के लिए हम लोगों का डिजाइन का सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या लेते थे? हम लोग एज्यूम करते थे परमिसिबल स्ट्रेस, एज्यूम परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो हम लोग ये सिंगल, जब भी हम लोग एंगल, चैनल, आई सेक्शन या जो है लाइट लोड्स के लिए लेते थे उसके लिए हम लोग क्या करते थे? 65 to 80 एज्यूम करते थे। तो हम लोग इस केस में भी कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, हम अभी 80 एज्यूम कर ले रहे हैं, 80 एम्पीयर। ठीक है, ये मेरा एजम्पशन है, इसके हिसाब से ही मेरा डिजाइन चलेगा। आप 65, 70 कुछ भी दे सकते हैं, बट स्टैंडर्ड जो आप सारे बुक्स में देखेंगे, लाइट के लिए 80 और हैवी के लिए आपको 110 एम्पीयर को ही चूज करते हैं। तो बेटर रहेगा कि आप लाइट के लिए 80 और हैवी के लिए आप 110 का यूज कीजिए, या फिर जब भी आपको एंगल, चैनल, आई कुछ भी रहेगा तो आप 80 यूज कीजिए, बिल्टअप सेक्शन रहेगा तो आप 110 यूज कीजिए। अब ये हम लोग एज्यूम कर लिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते थे? ए ग्रॉस निकालते थे जो रिक्वायर्ड आता है, तो वो आता था P बाई सिग्मा। तो P है आपको किलो न्यूटन में, उसको न्यूटन में कर लेंगे, और सिग्मा आपको 80, ये तो आपको है ही न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको रिक्वायर्ड आएगा 2250 mm स्क्वायर।
अब ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है जो आपको प्रोवाइड करना है। तो आप क्या करेंगे, एंगल चूज करेंगे। अब एंगल कैसा चूज करेंगे, डबल एंगल चूज करना है जो कि ऑपोजिट साइड है। तो आपको स्टील टेबल में डायरेक्टली आपको इस तरह का भी सेक्शन मिल जाता है, इसमें से जाकर के भी आप डायरेक्टली चूज कर सकते हैं, या फिर आप एक सिंगल एंगल पहले डिसाइड कर लीजिए, उसका जो एरिया, जो उसके सारे क्राइटेरिया है वो आप ऑब्टेन कर लीजिए और उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये ए ग्रॉस ये पार हो जाना चाहिए। ये आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। आप सिंगल एंगल जो आप चूज करेंगे वो आप इक्वल चूज करेंगे या अनइक्वल चूज करेंगे। तो हम लोग डिस्कस किए थे कि जो अनइक्वल एंगल होता है अगर हम लोग उसको लॉन्गर लेग से कनेक्ट करें तो ये वाला लेग क्योंकि स्मॉलर होता है तो इसमें वेस्टेज भी कम होता है। तो कोशिश करना चाहिए कि पहले अनइक्वल एंगल चूज कीजिए। अगर वो नहीं अवेलेबल हो पा रहा है तो फिर आप इक्वल एंगल का ट्राई कर सकते हैं, बट डिजाइन करने बोल रहा है तो बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि पहले अनइक्वल एंगल ट्राई कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले अनइक्वल एंगल में क्या चूज करेंगे, तो हम लोग ISA अभी हमको ये 2250 पार करना है तो हम 2 ISA 75/50/10 ये हम चूज करते हैं। तो इसका जो हमको एक सिंगल का जो एरिया होता है, एरिया फॉर सिंगल, ये हो जाता है आपका 11.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आप 2 ISA लेंगे तो इसके लिए एरिया कितना हो जाएगा, 23.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे 2 ISA 75/50/10 लिखिए, इसके नीचे आप इसका सारा प्रॉपर्टीज दे दीजिए। जैसे एरिया, तो एरिया आपको हो जाएगा 2304 mm स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद या फिर आप सेंटीमीटर स्क्वायर में भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे। आप चाहें तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कर लीजिए, 23.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, आपको RXX RYY रिक्वायर्ड होगा। तो RXX RYY आप स्टील टेबल से ऑब्टेन कर लीजिए। अब स्टील टेबल में आपको RYY का वैल्यू नहीं गिवन होगा। जब आप डबल एंगल के केस में आएंगे और आप उसमें अगर फिगर देखेंगे और उसमें आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको RXX का वैल्यू तो गिवन है बट आपको RYY का वैल्यू नहीं गिवन है। अब वो RYY आपको क्या करना पड़ता है, इस केस में कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, RXX आपको मिल जाएगा ऐसे केस में, लेकिन आप वैसा नहीं कर सकते कि आप सिंगल का RYY निकाले और फिर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। वो केस नहीं हो सकता क्योंकि बीच में आपको गसेट प्लेट भी है। तो गसेट प्लेट है तो आपको ये वाला उसका कुछ थिकनेस है, ये भी बीच में रोल प्ले कर रहा है ना। एक्स के केस में तो ऐसा नहीं होता क्योंकि आप यहाँ से जो डिस्टेंस लेंगे या यहाँ से जो डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस तो आपको RXX के केस में बराबर ही रहेगा। लेकिन RYY के केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप गसेट प्लेट के सेंटर पे आपका एक्सेस आ रहा है इस बार। ठीक है, तो RYY आपको क्या करना पड़ता है, एज्यूम निकालना पड़ता है। तो RYY निकालने का फॉर्मूला आपको होता है IYY बाई एरिया ऑफ द एंगल। अब ये हम लोग आगे बाद में सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले इफेक्टिव लेंथ की बात कर लेते हैं। हमारा L जो था 2.3 मीटर था, तो इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा, हम लोग डबल एंगल ले रहे हैं। अब हम लोगों को ये एज्यूम करना है कि डबल एंगल को आप किस तरह से कनेक्ट करेंगे, या तो सिंगल रिवेट से करेंगे या आप 2 रिवेट्स या मोर देन 2 रिवेट्स लेंगे। तो हम लोग लोड 180 किलोन्यूटन है। हम लोग जब RV कैलकुलेट करते थे जब रिवेटेड कनेक्शन में, तो वो 40 50 इससे ज्यादा का RV नहीं आता था। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि एक रिवेट से तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग अभी इनिशियली एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ, एज्यूमिंग कनेक्शन टू बी ऑफ मोर देन 1 रिवेट, मतलब एक रिवेट से ज्यादा का कनेक्शन रहेगा, मतलब 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में L क्या हो जाता है, 0.85 इंटू L जो आपका 2.3 मीटर है, तो ये आपको हो जाएगा 1.955 मीटर्स। ये आपका L इफेक्टिव हो गया। अब आपको सिर्फ R जानना है, जो R मिनिमम होगा, क्योंकि RXX RYY में से कौन सा मिनिमम है ये आपको नहीं पता है। तो वो आपको पता चलेगा तभी तो आप L/R करके आगे स्लेंडरनेस रेशियो पे जाएंगे। ठीक है, तो RXX का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। ये तो हम लोगों को गिवन है, ये है 2.33 सेंटीमीटर। अब RYY हम लोगों को निकालना है। तो RYY निकालने के लिए आपको चाहिए IYY। तो IYY का फॉर्मूला क्या होता है, IY प्लस AH स्क्वायर। अब इसमें IY क्या होता है, अगर हम लोग अभी एक सिंगल एंगल की बात करें, डबल का हम लोगों को निकालना है, तो डबल के लिए तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या हम लोग इस तरह से कर लें, ये पूरे फॉर्मूला को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस केस का आपको ये 2 ISA का आपको IYY निकल जाएगा। तो अब हम लोग पहले ये सिंगल एंगल का सॉल्व कर लेते हैं, उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंगल एंगल के केस में जो IY होता है ये भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं, IY ये है 21.8
सेंटीमीटर टू द पावर 4 प्लस एरिया आपको पता है ये 23.04 सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ये हम लिख रहे हैं साथ में वैल्यू, आप सेंटीमीटर पावर 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर ये वैल्यू नहीं लिखेंगे अंदर में, ये आप डायरेक्टली बाहर में सेंटीमीटर टू द पावर 4 रख देंगे। ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये इनटू अब एच क्या होता है, आपको ये आपका एक्सिस है सेंटर पे, यहां से आपको इस एंगल का जो सीजी तक का जो टोटल डिस्टेंस है ये होता है आपको एच। ये एच आप कैसे निकालेंगे, आप अगर इस एंगल का सी वाई वाई निकाल लेंगे जो कि आपको इस एंगल के एज तक आता है, तो आपको बाकी इस 20 का हाफ 10 होता है, ये तो आपको पता हो जाएगा। तो आपको ये तो पता चल गया कि ये 10 mm है, मतलब ये इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमीटर है। तो आपको ये सी वाई वाई निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे कि सिंगल एंगल का जाकर के आप सी वाई वाई चेक कर लेंगे कि सी वाई वाई कितना है। तो यहाँ हम लोग सी वाई वाई भी लिख देंगे, ये बहुत मेस हो रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं सी वाई वाई इज इक्वल टू 1.36 सेंटीमीटर। तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया 23.04 हो गया और इसमें आपको एच आ जाएगा 1.36 सेंटीमीटर प्लस आपका ये हाफ है 1 सेंटीमीटर और इसका आपको स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करके इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आई वाई वाई निकल जाएगा इस पूरे सेक्शन का। तो ये हो जाएगा 171.9 सेंटीमीटर टू द पावर 4। अब ये आ गया आपको आई वाई वाई। अब हम लोगों को निकालना क्या है, आर निकालना है। तो आर मिनिमम निकालना है, क्योंकि आर मिनिमम निकलेगा तभी आपका एल वाई आर निकल सकेगा। अब आर एक्स एक्स आपको पता है कि 2.33 सेंटीमीटर है, आर वाई वाई आपको नहीं पता है। तो अब आप आर वाई वाई निकाल लेंगे, अंडर रूट आपका आई का वैल्यू पुट कर देंगे 171.9 सेंटीमीटर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एरिया है आपका 23.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आपको आर वाई वाई आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2.73 सेंटीमीटर। अब आर वाई वाई आया 2.73, आर एक्स एक्स आपका जो स्टील टेबल से आप लिए थे वो था 2.33 सेंटीमीटर। इसका मतलब आर मिनिमम आपका क्या हो गया 2.33 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट टू 23.3 mm। अब आपको आर पता चल चुका है, एल हम लोग यहाँ निकाल चुके थे जो हम लोग 1.955 मीटर था। तो अब हम लोग लैम्डा निकाल सकते हैं, लैम्डा हो जाएगा 1955, अगर हम mm में ले लें या सेंटीमीटर में ले लें तो सेंटीमीटर में ही लेते हैं 1.955 मीटर है। तो ये हो जाएगा आपको 195.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई आपका यह है 2.33 सेंटीमीटर, तो 2.33 सेंटीमीटर। तो इससे लैम्डा आ जाएगा आपका 83.9। अब ये 180 से कम है, इसका मतलब है कि आपका लैम्डा तो सेटिस्फाई कर गया। अब आपको इस लैम्डा के हिसाब से और एफ वाई के हिसाब से अब आपको एक्चुअल देखना होगा। आपका नेक्स्ट स्टेप डिजाइन में क्या होता था कि आप एक्चुअल सिग्मा एसी पता करते थे, तो आप यहाँ से टेबल निकाल लेते थे। टेबल आपको 83.9 लैम्डा आया है, इसका मतलब है कि आप टेबल में यहाँ आपका 80 का वैल्यू होगा, यहाँ आपका 90 का वैल्यू होगा। अब आपको 80 से 90 के बीच में जो आपका एफ वाई होगा ये आपका 250 होगा, आप 250 के लिए ही देख रहे हैं। तो इसके लिए आप इंटरपोलेट करके निकाल लेंगे। हम अभी आपको यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं कि सिग्मा एसी का वैल्यू क्या आ रहा है, आप इंटरपोलेट करेंगे। बहुत सारा टेबल है यहाँ पे जिसमें से आपका एफ वाई 250 और 80 और 90 के बीच में आपको ये आ रहा है। इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाइए और उससे आप निकाल लीजिए अपना सिग्मा एसी। मेरा आ रहा है 96.71 मेगा पास्कल, ठीक है। अब ये आप एज्यूम किए थे 80, आपका सिग्मा एसी आ रहा है 96.7। इसके हिसाब से आप जानना चाहेंगे कि ये लोड कितना कैरी कर सकता है, तो 96.71 ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। तो यहाँ आप एरिया भी ले लेंगे, आपका एरिया कितना था 2304, अब आप mm स्क्वायर में ले लीजिए। तो इससे क्या होगा, ये कट जाएगा और आपका जो P लोड कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगा ये आपका न्यूटन में आ जाएगा। तो आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 222.8 किलो न्यूटन। अब आपका एक्चुअल लोड आ रहा है 180 किलो न्यूटन का और आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी आ रहा है 222.8 किलो न्यूटन। अब ये इससे कितना है, एटलीस्ट 42 किलो न्यूटन ज्यादा है। तो हम लोग अब ये एक ट्रायल ले सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग फर्स्ट ट्रायल ले रहे थे। तो अभी हम लोग या तो इसको डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं,
अगर आप इसको डायरेक्टली आंसर लिखेंगे और अगर इसके बीच में 22.8 किलोन्यूटन और 180 किलोन्यूटन के बीच में अगर कोई एक ऐसा मेंबर अवेलेबल हुआ जो कि आपको 222 से कम लोड बेयर कर रहा है बट 180 से ज्यादा कर रहा है, तो वो आपका सबसे ज्यादा इफिशियंट होगा। तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते हैं कि आप इस जो आप एंगल अभी चूज करे थे 75/50, आप उसको फाइनल करके यहाँ नहीं बता सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन 180, देयरफॉर सेफ तो है बट ये आपको मार्क्स कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी भी क्योंकि अब हम सॉल्व कर चुके हैं, हमको पता है कि अभी भी एक मेंबर है जो 222 से कम लोड बियर कर सकता है। तो हमको जब 180 का ही लोड बियर कराना है तो हम क्यों ना ऐसा मेंबर चूज करें जो 184, 185, 190 किलोन्यूटन तक कैरी कर सके। झूठ का हमको 222.8 किलोन्यूटन तक का कैरी करने वाला मेंबर क्यों प्रोवाइड करें, वो वेस्टेज हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड ट्रायल लेंगे। सेकेंड ट्रायल, तो अब इसमें हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोगों को वैसा एंगल चूज करना है, डबल एंगल, जिसका एरिया अब आपका क्या था, जो एरिया रिक्वायर्ड आ रहा था वो रिक्वायर्ड था आपका 2250 mm स्क्वायर, और आप उससे बहुत ज्यादा नहीं प्रोवाइड किए थे, आप 2304 ही प्रोवाइड किए थे। लेकिन आपको ये बहुत ज्यादा एक्सेसिव लोड कैरी कर ले रहा है। तो अब आपको रिक्वायर्ड जो था, अब अगर आपका 2250 के बाद अगर यही एक एंगल आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि 2250 से जस्ट नीचे का जो वैल्यू है आप वो वाला एंगल लेकर के ट्रायल कर सकते हैं। अगर वो फेल हो गया, इनकेस अगर वो 180 किलोमीटर नहीं कैरी कर सका, तो फिर तो आपका ये वाला एंगल जो आप चूज किए थे वो तो फाइनल होगा ही। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2250 या उससे आगे पीछे का जो भी एंगल है जो 2304 से कम हो, हम लोग वो चूज कर लेंगे। तो हम लोग अब चूज करते हैं 2ISA 70/45/10। अब ये क्यों चूज किए, क्योंकि इसका जब एरिया देखेंगे, जब हम दोनों आईसी के लिए, सिंगल आईसी के लिए जब दोनों आईसी के लिए देखते हैं, तो ये मेरा आ रहा है 2104 mm स्क्वायर। अब ये इससे कम आ रहा है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली तो ये नहीं कह सकते कि भाई ए रिक्वायर्ड से कम आ रहा है इसलिए ये डायरेक्टली फेल हो जाएगा। हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि आर मिनिमम कितना आ रहा है, उसके हिसाब से आपका कितना ये लोड बियर कर सकता है। वो लोड अगर 180 से ज्यादा है तो ये वाला मेंबर हमारा पिछले वाले मेंबर से छोटा है, क्योंकि हम लोग उसमें लिए थे 75/50/10 लिए थे। अब इसमें हम लोग 5 mm दोनों तरफ से रिड्यूस कर दे रहे हैं, 70/45 ले रहे हैं। तो अब हम लोगों को ये ट्रायल करके चेक करना पड़ेगा। तो अब एरिया आपका 2104 mm स्क्वायर है। RXX आपको इसमें आपको निकालना पड़ेगा स्टील टेबल से, ये है 2.16 सेंटीमीटर, मतलब 21.6 mm। अब आपको फिर से RYY चेक करना पड़ेगा। तो RYY क्या होता है, I/A होता है। तो I के जगह पे, A के जगह पे हम लोग रख देंगे 2104 mm स्क्वायर, या फिर हम लोग इसको अगर सेंटीमीटर नहीं कर ले 21.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ आपको वैल्यू पुट करना है IY प्लस AH स्क्वायर। ये वाला जो वैल्यू आएगा ये इंटू 2 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगा इससे हम लोग निकालेंगे RYY। तो इस केस में आपको IY कितना है, यहाँ पे अगर हम लोग कंडीशंस लिख दें तो IY है 15.6 सेंटीमीटर टू द पावर 4। अब हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग पहले एक सिंगल वाले का निकाल ले रहे हैं, उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 2 इंटू 15.6 प्लस यहाँ पे ये हो गया हमारा IY इंटू 2 कर दिए। अब या तो हम लोग 2 ही करें तो इसको हम लोग टोटल को अंदर में कर लेंगे। तो सिंगल एंगल के लिए कितना था 10.52 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाई आपको H होना था। तो H का वैल्यू क्या होगा, सेम वही वाला केस हम लोग फिर से लेंगे, 1 तो हो ही जाएगा ये सेंटर टू सेंटर, बट हम लोगों को अब CYY निकालना है स्टील टेबल में से। तो CYY का वैल्यू हो जाएगा 1.24 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1.24 प्लस 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये टोटल आपको आ जाएगा IYY सिंगल का, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डबल के लिए हो जाएगा, और नीचे हमारा 2 के लिए है ही 21.04 सेंटीमीटर टू द पावर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे आपका निकल जाएगा RYY, तो ये आ जाएगा 2.54 सेंटीमीटर। अब आपका RXX कितना था 2.16 सेंटीमीटर, RYY है 2.54। इसका मतलब है R मिनिमम इस केस में भी आपको RXX ही है 2.16 सेंटीमीटर। हम लोग इसके हिसाब से क्या करेंगे, LYR निकालेंगे। L हम लोगों को पता है 1.955 मीटर है, तो लैम्डा कितना हो जाएगा या तो आप इसको सेंटीमीटर में ले लीजिए, तो 195.5
डिवाइडेड बाई 2.16, तो इससे आपको लैम्डा आ जाएगा 90.51, जो कि आपको 180 से ये भी कम है। इसका मतलब है कि आप ये वाला मेंबर भी अभी तक तो आप चूज कर सकते हैं। अब आपको आगे देखना होगा कि ये लोड कितना बियर कर सकता है। तो अब आपको इस लैम्डा आपका आया है 90.51, इसका मतलब आप 80 और 90.51 है, तो आप लैम्डा 90 और 100 और इधर आपको 250 के लिए आप जो वैल्यू आएगा उसमें से आप इंटरपोलेट करेंगे, तो सिग्मा एसी आपको आ जाएगा, हम डायरेक्टली निकाल देते हैं 89.49 एमपीए। अब आपको सिग्मा एसी पता चल गया, ए आपको पता था कि आप 2104 ले रहे हैं, तो आप अगर यहाँ निकालना चाहेंगे पी लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो ये एरिया इनटू सिग्मा एसी होगा। तो एरिया आपको 21.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको अगर एमएम में ही ले लें क्योंकि सिग्मा एसी एमएम में है, तो 2104 एमएम स्क्वायर इंटू सिग्मा एसी आपका आया है 89.49, तो 89.49 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये पी कितना कैरी कर सकेगा, ये कैरी कर सकेगा 188 किलो न्यूटन। अब देखिए लोड आपका टोटल कैरी करना है 180, आपने पिछला वाला मेंबर लिया उसमें आपका जो पी आ रहा था वो आ रहा था 222 पॉइंट समथिंग। अब आपने क्या किया कि जो आपका रिक्वायर्ड था आपने उससे छोटा वाला ही चूज किया एंगल, जिसमें आपको टोटल एरिया 2104 ही आ रहा है, जो कि आपको लोड के हिसाब से डायरेक्टली अगर हम लोग एज्यूम करते हैं 80 का स्ट्रेस, तो रिक्वायर्ड आ रहा था आपको 2250, तो आप छोटा वाला ये एज्यूम किए। फिर आप इसके हिसाब से चेक किए कि आपका जो एजम्पशन था स्ट्रेस का वो राइट है या रॉन्ग है, वो लोड ले सकेगा या नहीं ले सकेगा, तो आप उस टोटल को कैलकुलेट किए, तो आपका एजम्पशन ये आ रहा है 89.49। आप थोड़ा कम ही लेके चल रहे थे, एक्चुअल स्ट्रेस इसमें 89.49 है, तो इसके हिसाब से इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी 188 किलोन्यूटन है, जो कि एनी हाउ आपको 180 से अभी भी ज्यादा है। अब इससे कम आप और कोई नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि 180 का लोड बियर करना है, तो आप 188 किलोन्यूटन तक कैरी करने वाला अगर आप मेंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपका ओके है। तो आप यहाँ प्रोवाइड कर देंगे, प्रोवाइड 2 ISA 70/45/10 mm, ये आपका फाइनल होगा जो आपका साइज निकल के आएगा डिजाइन करने से। ठीक है, अब आपको इसमें कनेक्शंस भी डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ ये फाइनल किए कि आपको क्या चूज होगा। आप 2 ISA निकाल लिए 70/45, लेकिन अब आपको ये नहीं पता है कि इसमें रिवेटेड कनेक्शन जो लगाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स कितना आएगा, उसके बाद ही तो फिर अब डिजाइन का क्वेश्चन है, तो क्योंकि आपको डायग्राम भी बनाना है, तो अब आपको उसके लिए निकालना पड़ेगा कि आपको शेयरिंग और बेयरिंग निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिवेट वैल्यू चाहिए। तो यहाँ आप लिखेंगे पहले कनेक्शन डिजाइन। तो कनेक्शन डिजाइन में आप पहले एज्यूम करेंगे कि एज्यूम कोई एक कंडीशन करेंगे, तो आप पावर ड्रिवन शॉप रिवेट आप ये एज्यूम कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि टाउ वीएफ आपका 100 MPa होगा और सिग्मा पीएफ आपका 300 MPa होगा। अब आप क्या करेंगे, शेयरिंग निकाल लेंगे। शेयरिंग हो जाएगा आपको पाई, अच्छा इसके लिए आपको पहले एज्यूम करना होगा, शेयरिंग निकालने के पहले आपको नॉमिनल डाया एज्यूम करना पड़ेगा। अब आप जो एंगल चूज किए उसका थिकनेस आपको 10 mm है, गसेट प्लेट आपको 20 mm का है, तो आप क्या करेंगे कि आप एज्यूम, या तो आप अनविंस फॉर्मूला लगा लेंगे डायरेक्टली, तो 6.01 √10, तो ये आ जाएगा आपको, तो ये आपको 18 पॉइंट समथिंग के अप्रॉक्स आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर सकते हैं या तो 18 या 20 कुछ भी, तो हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं, एज्यूम नॉमिनल डाया इज इक्वल टू 18 mm। तो ग्रॉस डाया कितना हो जाएगा, 18 + 1.5, क्योंकि 24 से कम है, तो ये हो जाएगा 19.5 mm। अब ग्रॉस डाया मिल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयरिंग बेयरिंग निकाल सकते हैं। तो शेयरिंग हो जाएगा π/4 × 19.5 स्क्वायर इंटू, अब इस केस में देखिए ये आपको रिवेट जो डबल इसमें लग रहा है, तो ये आपको डबल शेयर में आ रहा है, क्योंकि एक यहाँ शेयर लगेगा एक यहाँ शेयर लगेगा, तो इसके लिए आपका ये जो टोटल फॉर्मूला होगा इंटू 100, ये आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें डबल शेयर आ रहा है, तो ये आएगा आपको शेयरिंग का वैल्यू। फिर आप निकालेंगे बियरिंग आ जाएगा d × t, आपको d है आपका 19.5, t आप यूज कर रहे हैं 10 mm का, इंटू आपका 300, तो शेयरिंग आ जाएगा 59.72 किलो न्यूटन, और बियरिंग आ जाएगा 58.5 किलो न्यूटन। तो अब आपको रिवेट वैल्यू क्या हो जाएगा,
58.5। अब आपको टोटल लोड कितना है 180, तो आप n मतलब नंबर ऑफ रिवेट्स निकाल सकते हैं P बाई आर वी करके। तो P है आपका 180, आर वी है आपका 58.5, तो ये आपको आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3 समथिंग आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप इक्विवेलेंट टू 4 रिवेट्स आप प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि 3 तो आप प्रोवाइड कर नहीं सकते, क्योंकि 58.5 डिवाइड करेंगे तो आप 3 समथिंग वैल्यू आएगा। तो 4 रिवेट्स आपको प्रोवाइड करना है। तो अब आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा इसका डायग्राम। आपका ये गसेट प्लेट है। अच्छा, इसमें आपको यहाँ पे पिच और गेज डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। तो पिच आपका हो जाएगा 2.5 इंटू नॉमिनल डाया मतलब 18, तो ये हो जाएगा 45, तो आप प्रोवाइड कर देंगे 50 mm। और गेज आपका हो जाएगा, सॉरी एज डिस्टेंस हो जाएगा 2 इंटू 18 मतलब 36, तो आप प्रोवाइड कर देंगे 40 mm का। तो अब आप यहाँ पे 4 रिवेट्स प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको पहला वाला जो ये एज डिस्टेंस होगा ये आपका 40 का होगा, और उसके बाद आपका जो पिच होगा ये आपको 50 का हो जाएगा, और उसके बाद फिर से आपका ये जो एज डिस्टेंस होगा ये फिर से आपका 40 का हो जाएगा। तो ये आपको इस तरह से, और आपका टॉप में क्योंकि एंगल का शेप दिखा रहे हैं तो टॉप में आपको ये डबल लाइन दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम के साथ कंप्लीट करके ये न्यूमेरिकल आपको दिखाना पड़ेगा कि आप पहले एक सेक्शन लेंगे, उस सेक्शन का आप लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे डिजाइन करके, एंगल चूज करेंगे, उसके बाद लैम्डा निकालेंगे, पी निकल जाएगा। पी अगर आपका बहुत ज्यादा आ जाता है इसका मतलब है कि आप जल्दबाजी में गलत एज्यूम कर लिए, या आपको पता नहीं था, क्योंकि ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता कौन सा मेंबर 180 के जस्ट ऊपर आएगा। तो आप ए के हिसाब से डिसाइड करते हैं, ए ग्रॉस रिक्वायर्ड के हिसाब से। आप ए ग्रॉस जो प्रोवाइडेड की बहुत ज्यादा आ गया हमारे केस में, हम लोग क्या किए, उसको वापस एक एंगल और छोटा कर दिया साइज, उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन किए। इसका हम लोगों को पी आ गया 188 किलोन्यूटन, जो कि 180 से ज्यादा था। अब ये आपको फाइनल तो हो गया, लेकिन इसके साथ अभी आपको कंडीशन ये कनेक्शंस बनाने होंगे। आप क्योंकि रिवेटेड कनेक्शन दिखा रहा था लेकिन बाकी कोई डिटेल्स नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग पहले उसका क्या किया, फाई एज्यूम कर लिए, ये जो भी आया उसके हिसाब से आप 18 या 20 प्रोवाइड कर दिए। अब वो आप उसके हिसाब से आप शेयरिंग बेरिंग करके रिवेट वैल्यू निकाल लिए, टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स मिल गया आपको, पिच और एज डिस्टेंस निकल गया, आप डायग्राम यहाँ बना सकते हैं। तो इससे आपका कंप्लीट होता है कॉम्प्रेशन मेंबर का डिजाइन का क्वेश्चन। तो आपको ब्रॉडली सारे जितने टाइप्स के हैं, या आपको एक डिजाइन का क्वेश्चन एंगल के केस में कर लिए, आपको डिजाइन कॉलम का भी हो सकता था, आप उसको भी सॉल्व करके देखिए। फिर जो आपके डाउट्स रहेंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे। फिर हम लोग इसके पहले वे सॉल्व कर लिए, हम लोग सिंगल एंगल स्ट्रट के लिए भी सॉल्व कर लिए, और हम लोग लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल लिए एक आपको नॉर्मल आपको कॉलम सेक्शन का, जो आपको SC 140 का हम लोग क्वेश्चन किए थे। तो इसमें आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। अब आप अपने डिफरेंट टाइप्स के बुक्स देख सकते हैं, आप उसमें से क्वेश्चंस ऑब्टेन करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। उसमें से जो डाउट आता है आप या तो फेसबुक पेज पे जाके मैसेंजर में चैट करके मुझसे पूछ लें, या फिर आपके पास अगर व्हाट्सअप नंबर है तो आप व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इससे हम लोग नेक्स्ट क्लास जो रखेंगे वो 2 दिन का गैप रखते हैं, आप इसमें सॉल्व कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स, उसके बाद हम लोग उसके अकॉर्डिंगली अपना नेक्स्ट स्टील का क्लास रखेंगे। इस बीच आपके हाईवे के 1-2 क्लासेस आ जाएंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको इन सारे न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो आई होप आपको ये क्लास अगर पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।